ताकत दिखाने के लिए किसी मजबूत देश को जंग के मैदान में नहीं उतरना पड़ता। इसके लिए उस देश की वो निशानियां काफी हैं जो हमेशा लोगों की नजरों के सामने आती रही। भारत में तो पौराणिक काल से ही शक्ति का संदेश में ही देखा जाता है कि सवारिया में देखा जाता है कि देवलोक के राजा इंद्र का वाहन ऐरावत उनकी सत्ता का प्रतीक था। तो रावण के आतंक की एक वजह कुबेर से छीना गया पुष्पक विमान भी था। महाभारत के युद्ध में जितने महारथी थे उनके कद का पता उनके रथ से ही आंका जाता। आज भी जब ताकतवर देशों की बात आती है तो अमेरिका की ताकत की निशानी के रूप में वहां के राष्ट्रपति का विशेष विमान एयरफोर्स 1 उसको भी शामिल किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित विमान माना जाता रहा है। लेकिन अब उसे टक्कर देने वाला एक नया विमान भारत आ रहा। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की हवाई यात्राओं के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से जिस विशेष विमान को तैयार कराया जा रहा था वो अगले हफ्ते भारत पहुंचने वाला है। नाम पुराना ही है, एयर इंडिया 1, लेकिन नाम के अलावा बाकी सब कुछ नया है। सुरक्षा की तकनीक नहीं है, कम्युनिकेशन यानी संचार का सिस्टम बिल्कुल नया है। सहूलियत इतनी कि एयर इंडिया 1 के इस नए विमान से ही देश की सरकार चलाई जा सकती। तेजी से बढ़ते भारत पर दुश्मनों की काली नजर है। उसी को देखते हुए इस विमान की जरूरत महसूस की जा रही है। अमेरिका को यह जरूरत 1953 में सोवियत संघ से शीत युद्ध की शुरुआत में ही महसूस होने लगी थी। तब वहां के राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर के लिए कोलंबाइन 2 नाम का विशेष विमान हुआ करता था। उस विमान की जो कॉल साइन था उसी नंबर का एक कमर्शियल विमान अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान के नजदीक आया तो अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने माना कि अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान और उसका नंबर दोनों खास होने चाहिए। उसी के बाद आया एयरफोर्स 1। अमेरिका जैसी ही जरूरत जापान को 1970 के दशक में महसूस हुई और वहां जापानीज एयरफोर्स 1 नाम का विशेष विमान तैयार कराया। जापान के पीएम का विशेष विमान भी बोइंग कंपनी का ही है। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की उड़ानों के लिए एयर इंडिया के 14 विमान, जिनमें 3 बोइंग के हैं और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में उन्हीं बोइंग विमान का इस्तेमाल होता रहा। वो विमान एयर इंडिया के हैं, लेकिन उनकी देखरेख और उड़ान की जिम्मेदारी वायुसेना संभालती। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सहूलियत के लिए इसे एयर इंडिया 1 कॉल साइन दिया गया ताकि इन विमानों के रास्ते में गलती से भी कोई दूसरा विमान ना आए। एयर इंडिया 1 में सुरक्षा के लिहाज से वायुसेना ने कई बदलाव कराए थे, लेकिन अभी जो एयर इंडिया 1 है उसमें एयरफोर्स 1 जैसी बात नहीं थी। शान में थोड़ी कमी थी, जिसकी भरपाई करने के लिए बिल्कुल नया और आधुनिक तकनीक से लैस एयर इंडिया 1 तैयार है। पीएम मोदी का अभेद्य विमान तैयार हो गया। आसमान में उड़ान भरेगा पीएम मोदी का बाहुबली। पीएम मोदी की वज्र शक्ति का इंतजार खत्म। एक ऐसा विमान जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। एक ऐसा विमान जो कमांड सेंटर की तरह काम करता है। एक ऐसा विमान जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। आसमान के बाहुबली का इंतजार खत्म होने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों के भीतर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभेद्य किला भारत आने वाला है। अमेरिका के एयरफोर्स वन की ही तरह भारत का एयर इंडिया वन लगभग तैयार हो चुका है। सारे बदलाव किए जा चुके हैं। एयर इंडिया वन को एक रक्षा कवच के तौर पर बनाया जा चुका है। जमीन पर भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बाद अब आसमान में भी उनकी हिफाजत के लिए बोइंग 777 को इस तरह तैयार किया जा चुका है कि दुश्मन की साजिशों की हवा निकल जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए एयर इंडिया वन के विशेष विमान के भारत आने का वक्त आ गया है। आधुनिक संचार और रक्षा उपकरणों से लैस ये बोइंग 777 अगले हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली लैंड करेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एयर इंडिया वन का पहला विशेष विमान अगले हफ्ते ही भारत में लैंड कर जाएगा, जबकि दूसरा विमान इस साल के अंत में भारत पहुंच जाएगा। फरवरी 2019 में भारत और अमेरिका के बीच दो ऐसे विमानों को लेकर डील हुई थी जो सुरक्षा के लिहाज से दुनिया के किसी भी विमान से बेहतर होंगे। तो आपको बता दें कि बोइंग 777 वही विमान है जिनकी सुरक्षा प्रणाली दुनिया के तमाम विमानों से कहीं अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर है। दावा किया जा रहा है कि यह विमान हवा में उड़ते किसी किले से कम नहीं होगा। एयर इंडिया वन को कोई भी मिसाइल छू नहीं पाएगी। यह विमान एंटी मिसाइल तकनीक से लैस होगा। इस विमान में अत्याधुनिक संचार प्रणाली लगी होगी। इस संचार प्रणाली का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। जिस मजबूती से प्राइम मिनिस्टर मोदी देश को आगे ले जा रहे हैं और जिस माफी के वो फैसले लेते हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं विद इन द कंट्री आउटसाइड द कंट्री जो हर अपॉर्चुनिटी की ताक में रहते हैं उनको बर्बाद करने के लिए। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि उनकी हवाई यात्रा सुरक्षित रहे। एयर इंडिया, वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम औपचारिकताएं पूरी करने और विमान को भारत लाने के लिए पहले ही अमेरिका पहुंच चुकी है। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने यह विमान भारत लाया जा सकता है। इसकी पहली तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। गौर से देखिए, सफेद रंग के इस विमान पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। बीच में अशोक चिन्ह है तो विमान के टेल पर भारत का झंडा है। आपको बता दें कि फिलहाल बोइंग 777 300 यार्ड्स को एयर इंडिया वन कहा जा रहा है, लेकिन इस विमान को भारतीय वायुसेना को सौंपा जाना है, जिसके बाद इसका कॉल साइन एयर इंडिया से बदल जाएगा और इसे एयर फोर्स वन के नाम से पुकारा जाएगा। एक किस्म का फ्लाइंग व्हाइट हाउस है जिसमें प्रेसिडेंट बिल्कुल संतुष्ट होकर सब किस्म का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सब किस्म के ऑर्डर दे सकते हैं और कहीं भी वो जहाज़ फ्लाई कर सकता है और उसको किसी भी किस्म का खतरा जो है उसमें फेस करने की उसमें कैपेबिलिटी है। फिलहाल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान से लंबी दूरी का सफर तय करते हैं, लेकिन यह विमान एक बार ईंधन भरने के बाद 10 घंटे से अधिक की उड़ान नहीं भर सकता, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का नया बाहुबली यानी एयर इंडिया वन बिना रिफ्यूलिंग के लगातार 17 घंटे की उड़ान भर सकता है। सूत्रों की माने तो ये विमान उड़ते हुए कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये है कि ये एक उन्नत और सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है, यानी कि इसमें बिना टैप और हैक किए आधुनिक ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधा मौजूद है।
ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका के एयरफोर्स 1 में है। आपके लिए साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि ये दो 777-300ER विमान साल 2005 के उस फैसले का हिस्सा हैं जिसके तहत बोइंग से 68 विमान खरीदे जाने थे। जाहिर है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे वीवीआईपी यात्री इस विमान में सवार होंगे, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से इसमें भारी फेरबदल किए गए हैं। विमान को अंदर से इस तरह बनाया गया है कि इसमें वीवीआईपी यात्रियों के लिए एक बड़ा केबिन, एक छोटा मेडिकल सेंटर, एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक प्राइवेट रूम और साथ चल रहे दल के लिए अलग से सीटें होंगी। इसके अलावा बोइंग 777 या कहें एयर इंडिया 1 में सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट नाम की भी रक्षा प्रणाली मौजूद है, जिसे आत्मरक्षा प्रणाली के तौर पर भी माना जा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जंग जैसे हालात में किसी भी खतरे से आगाह करने का काम करता है। ये हवा में उड़ते विमान की तरफ आ रहे खतरे को लेकर बहुत पहले ही पायलट को सावधान कर देता है। सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट सब कुछ इतनी तेजी से करता है कि पायलट अपने विमान को किसी भी हमले से बचा सकता है। एक बार विमान में लगने के बाद यह सिस्टम सारी जिम्मेदारी खुद ही निभाता है। खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विमान में लगा ये रक्षा तंत्र दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इसके अलावा इस विमान के डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड सिस्टम और डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर जैसे अत्याधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान एयर फोर्स 1 के बाद एयर इंडिया 1 एक ऐसा विमान है जिसमें 23 मिसाइल वार्निंग सेंसर भी लगाए गए हैं। ये मिसाइल सेंसर विमान पर होने वाले जमीनी और आसमानी हमले से विमान को सावधान करने का काम करते हैं। विमान में लगे ये सभी सेंसर बेहद अनोखे तरीके से काम करते हैं। इतना ही नहीं, विमान में लगे हाई इंटेंसिटी लेजर जैमर्स और फ्लेयर्स की मदद से किसी भी इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया जा सकता है। अगर इंफ्रारेड मिसाइल सिस्टम के जरिए विमान पर हमला बोला जाता है तो विमान से फ्लेयर्स निकलती हैं। इन फ्लेयर्स की गर्मी विमान के इंजन के तापमान की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। यही वजह है कि तापमान को भांपकर लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली मिसाइल हवा में ही अपनी दिशा भटक जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि विमान दुश्मन के हमले से बच निकलने में कामयाब साबित होता है। इतना ही नहीं, लक्ष्य को ध्वस्त करने के बाद यह सिस्टम खुद ब खुद पायलट को इस बात की जानकारी पहुंचा देता है। ये हाईली मॉडिफाइड एरोप्लेन है। एयर इंडिया 1 की अब अगर आप बात करें, इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, इसमें शैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर है, एक चलता फिरता ऑपरेशनल कंट्रोल रूम है। भारत से अमेरिका तक बिना रुके उड़ान भरने वाला, 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करने वाला, परमाणु धमाके से निकलने वाली शॉक वेव को सहन करने वाला बोइंग 777 या कहें एयर इंडिया 1 एक ऐसा नया विमान है जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की विदेश यात्राओं में एक मजबूत कवच साबित होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच इस विमान को लेकर हुई 1300 करोड़ रुपए की डील अब आखिरी मोड़ पर है और बहुत जल्द बादलों के बीच ये वज्र शक्ति देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को पुख्ता करने वाली है। बारिश के महीने में पानी न बरसे तो परेशानी, और जैसी बारिश हो रही है उससे और भी ज्यादा परेशानी। बीते 24 घंटों में देश के 2/3 हिस्सों में आसमान से परेशानी ही बरस रही है। आगे भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। देश में बाढ़ के हालात पर नजर रखने वाली सरकारी एजेंसी केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी जारी कर दी है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र के कोंकण और उत्तरी कर्नाटक के लोग अगले 24 घंटों तक भारी से बहुत भारी बारिश के लिए तैयार हैं। इतनी भारी बारिश की वजह से
वहां नदी नालों में उफान भी आएगा। इसलिए बाढ़ का खतरा झेलने के लिए भी तैयार रहें। वैसे अब देश में भारी बारिश का मतलब सैलाब ही है। अचानक आई बाढ़ का खतरा इतना बड़ा है कि जो फंसा वो पानी की धार में बह गया। इसे फ्लैश फ्लड कहा जा रहा है। ऐसी बाढ़ में पानी की धार इतनी तेज होती है कि 200-300 किलो वजन वाली गाड़ियां पहले लुढ़कती हैं और फिर पानी में तिनके की तरह बहने लगती। ऐसे में अगर कोई 60-70 किलो का आदमी बाढ़ में फंसा तो उसके अंजाम का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाढ़ और बारिश की ऐसी ही डरावनी तस्वीर पूरे देश से आ रही। बारिश के आंकड़े ही डराने के लिए काफी। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान ओडिशा से गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जितने भी राज्य हैं वहां सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई। कुल मिलाकर ऐसे 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां आसमान से आफत ही बरसी है। वहीं 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां बादलों ने धोखा दे दिया। बारिश इतनी बेतरतीब हो रही है कि लोगों के अरमान और मौसम के अरमान सबका हाल हुल्लड़ मुरादाबादी की इस कविता जैसा हो गया कि क्या बताएं आपसे, हम हाथ मलते रह गए, गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तो बीते 24 घंटों की बारिश में हूबहू ऐसा ही हुआ। कल तक इन दोनों पहाड़ी राज्यों में सूखे का संकट गहराया हुआ था। वहां सामान्य से करीब 200% ज्यादा बारिश हो गई, जबकि मौसम विभाग का आंकड़ा बता रहा है कि 1 जून से अब तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 22% और जम्मू कश्मीर में 43% कम बारिश हुई। देश में सैलाब की सबसे डरावनी तस्वीरें। आफत की बारिश से तबाही की आहट। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय। बादलों का बरसना जारी है। नदियां विकराल रूप अख्तियार कर रही हैं। बांध ओवरफ्लो हो गए हैं तो गांव के गांव और शहर के शहर पानी के प्रहार से कराह रहे हैं। मकान, दुकान और बाजार सब सैलाब के आगोश में हैं। गाड़ियां बही जा रही हैं, नाव पलट रहे हैं, मकान जमींदोज हो रहे हैं, पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। आधा हिंदुस्तान मौसम के बिगड़ते मिजाज के साइड इफेक्ट झेलने को मजबूर है, तो मौसम विभाग खतरे की घंटी भी बजा रहा है। आज हम आपको सैलाब की ऐसी भयावह तस्वीरें दिखाएंगे जो इस बात की तस्दीक करती है कि कुदरत के सामने इंसान कितना लाचार और कितना बेबस हो जाता है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश किस तरह कहर बनकर टूट रही है, उसकी बानगी है ये तस्वीर। बरसाती नाले और नदियां किस तरह उफन रही हैं, उसकी बानगी है ये तस्वीर। उत्तराखंड से आई ये तस्वीर सिहरन पैदा करती है। देखिए कैसे रामनगर पौड़ी नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले में एक कार बहने लगी। इस कार में 6 लोग सवार थे। सबकी जान खतरे में थी। तो क्या वो सब बह गए? जानकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से अचानक ही बरसाती नाला उफान पर आ गया। ऐसे में दूसरी तरफ से आ रही कार के ड्राइवर को पानी बढ़ने का अंदाजा ही नहीं लग पाया और उसकी कार उफनते नाले में फंस गई। लेकिन इससे पहले की कार सैलाब में समाती, इसमें सवार सभी 6 लोगों को बचा लिया गया और कार बहती हुई दूर जाकर एक पेड़ के पास फंस गई। पहाड़ों पर इस वक्त तो जैसे जलजला आया हुआ है।
पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें भी देखिए। यहाँ का मोरी गांव पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया है। इस गांव में 13 से ज्यादा परिवार रहते थे, जिनके लगभग 60 से ज्यादा लोग अब राहत शिविरों में रह रहे हैं। सैलाब से आई बर्बादी के बाद गांव के कुछ लोग हिम्मत करके दिन के समय वापस अपने घर में सफाई करने की कोशिश करने आते हैं, लेकिन बारिश होते ही उन्हें वापस भागना पड़ता है। अभी तक लगातार मलबा और पत्थर आ रहा है, तो तबाही के दिन की कहानी बयां करते करते यहां के लोगों में खौफ पसर जाता है। ये पिथौरागढ़ का मोरी गांव है। 28 जुलाई की सुबह 5 बजे एक जलजला आया था, एक सैलाब आया जिसने इस गांव को पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। आप देख सकते हैं गांव में बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिख रहे हैं। ये वो सैलाब था जिसने सुबह सुबह लोगों को अचानक जगाया और उसके बाद लोगों ने अपनी जान बचाई। और अब आप यहाँ पर उस निशान को देख सकते हैं जिसमें मासूम बच्चों के स्वेटर हैं, चप्पलें हैं और लोगों के खाने पीने का सामान भी यहाँ पर नहीं बचा हुआ कि 5 साढ़े 5 बजे के टाइम में हुआ था, इसलिए हर मतलब इंसान का कोई नुकसान नहीं हुआ। गाय बच्चे बेचारों ने बचा नहीं पाया और जो अंदर का सामान था वो बचा नहीं पाया। मतलब 2-4 परिवार ऐसे थे सर जिसने अपना पाँव का चप्पल यानी कि अपना कपड़े तक नहीं बचा पाया। उत्तराखंड के चमोली से भी एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसने इलाके के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। मलबा गिरने से कई जगह सड़कें बंद हो गई, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर दिखाई दिए। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। नैनीताल के हल्द्वानी में बारिश की वजह से गौला नदी उफान पर है और नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोग अपने गांव से शहर की ओर जाने के लिए जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। देखिए कैसे ये लोग एक ट्रॉली और रस्सी के सहारे उफनती नदी को पार कर रहे हैं। किसी भी वक्त ये लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस उफनती नदी को इसी तरह पार करना इनकी नियति बना हुआ है। बरसात का मौसम उत्तराखंड के लोगों के लिए किस तरह की दिक्कत लेकर आता है, मैं दिखाऊं आपको। ये हल्द्वानी के बेहद करीब का गांव है दानीजाला, और यहाँ पर किस तरीके से लोग इस उफनती हुई गौला नदी को पार कर रहे हैं। और ये जुगाड़ की एक ट्रॉली ग्रामीणों ने बना रखी है, जिसके जरिए हर साल इसी तरीके से इस उफनती हुई गौला नदी की धाराओं को पार करने को मजबूर होते हैं। बहुत परेशानी हो जाती है, आने जाने परेशानी होती है। जब ज़्यादा बारिश होती है डर लगती है यहाँ से जाने में भी। क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ता है। हर दिन बच्चे बीमार पड़ जाते हैं और राशन पानी की परेशानी हो जाती है, लाना ही पड़ता है। उत्तराखंड की ही तरह जम्मू कश्मीर के नदी नाले भी तबाही का शोर मचा रहे हैं। देखिए कैसे कठुआ में भी एक कार सैलाब में फंस गई। देखते ही देखते उफनती नदी में ये कार समा गई। जानकारी के मुताबिक नदी पार करने के दौरान अचानक पानी बढ़ गया, जिसके बाद ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकल गए, लेकिन उसकी कार उफनती नदी के बहाव का सामना नहीं कर पाई। बहाव इतना तेज था कि कार पलट गई और देखते ही देखते दरिया में समा गई। हालांकि जब पानी कम हुआ तो खुदाई करने वाली मशीन से इस कार को बाहर निकाल लिया गया। पहाड़ों के बाद मैदानी इलाकों का हाल भी देखिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात तो जैसे पानी पानी हो गया है। बारिश की वजह से पाटन शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गलियों में तो पानी इस तरह से बह रहा है जैसे किसी नाले में तेज धारा के साथ पानी बह रहा हो। पाटन के ही एक बाजार की तस्वीर सामने आई है, जहां पर पानी के तेज बहाव की वजह से लोगों की बाइक तक बही जा रही हैं। इसी दौरान एक युवक तो अपनी बाइक को बहने से बचाने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उससे बाइक पकड़ी ही नहीं जा रही थी। लिहाजा कुछ और लोगों ने मौके पर आकर उसकी मदद की। गुजरात के मेहसाणा में भी आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में घुटने तक पानी आ गया है।
जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को फिलहाल आफत की बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। चीन का चरित्र यही है। मई जून के महीने में चीन की सेना ने भारत को कोरोना संकट में फंसा देख लद्दाख में चोरी से घुसपैठ करने की कोशिश की। चोरी रंगे हाथ पकड़ी गई, चीन को तगड़ी मार भी खानी पड़ी, फिर भी चीन बाज नहीं आया। खबर है कि चीन की सेना अब उत्तराखंड में भारत नेपाल चीन के त्रिकोण वाले हिस्से पर आंख गड़ा बैठी। लिपू लेक के बिल्कुल नजदीक से चीन के सैनिक भारत में ताक झांक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां सर्वेलेंस टावर बना रहे हैं ताकि ऊंचाई पर कैमरे लगाकर भारत की सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना कर सकें और चोरी से घुसपैठ का कोई रास्ता ढूंढें। चीन की यह चोरी पकड़ी भी गई। उत्तराखंड के बढ़ोती के आसपास का यह वही इलाका है जहां जुलाई 2016 में भी चीनी सैनिकों ने चोरी से घुसने की कोशिश की थी। उसके बाद सीना जोरी दिखाने के लिए चीनी सेना के हेलीकॉप्टर ने भी वहां उड़ान भरी थी। चीन की साजिशों पर पैनी नजर रखने वाले फ्रांस मूल के लेखक और विश्लेषक क्लॉद आर्पी के मुताबिक उत्तराखंड में लिपुलेख, माना और नीति घाटी पर चीन की नजर 1952 से। जुलाई 1952 में भारत की खुफिया एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस इलाके में 4 दर्रे हैं जिनके जरिए चीन की सेना घुसपैठ कर सकती है। इनमें एक दर्रे का नाम तुंजुनला है जो बढ़ोती के मैदानी इलाकों से जुड़ा हुआ। इस दर्रे पर चीन की तरफ से पहली बार घुसपैठ की कोशिश 1954 में की गई थी। माना जाता है कि इस दर्रे का इस्तेमाल भारत और चीन के बीच कारोबार के लिए होता था, लेकिन 1958 में जब चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने की बात शुरू हुई तो चीन ने तुंजुनला दर्रे को व्यापार का पुराना रास्ता मानने से इनकार कर दिया। उसने इसे अपना इलाका बताना शुरू कर दिया। अब चीन एक बार फिर उसी दर्रे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने के लिए करना चाहता। हालांकि सच्चाई यह भी है कि चीन इन दिनों चारों तरफ से मुश्किलों में घिरा हुआ है। वो कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर बेहद डरा हुआ। सीमा पर वो हेकड़ी दिखाने की जो कोशिश कर रहा है वो भी चीन के डर का ही नतीजा है। दूसरे देशों की जमीन हड़पने की कोशिश में रहता था। भारत ने उस चीन की ऐसी हालत कर दी है कि अब चीन को अपनी जमीन पर खतरा दिख रहा है। शायद यही वजह है कि एलएसी पर
भारत की जमीन पर निगाह ना डालकर चीन आज की तारीख में अपनी जमीन बचाने में लगा हुआ है। साफ है, चीन की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अपनी जमीन को लेकर चीन की बढ़ी धड़कनों को नापा है आसमान में बैठे सैटेलाइट ने, जिससे मिली कुछ तस्वीरों से साफ हो जाता है कि एलएसी पर चीन इस कदर खौफ में है कि वो अपनी एक एक इंच जमीन की रखवाली कर रहा है और इसके लिए उसने इतनी ताकत लगा दी है जैसे पहले कभी नहीं हुआ। चीन के डर का पहला सबूत सामने आया है उत्तराखंड में भारत, नेपाल और चीन सीमा के करीब लिपुलेख से, जहां चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी। चीन ने लिपुलेख के ट्राई जंक्शन एरिया में मिसाइल तैनात करने के लिए निर्माण कार्य शुरू किया है। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जिनसे चीन के डर की पोल खुलती है। चीन लिपुलेख के करीब मानसरोवर झील के पास 2 ऐसी साइट तैयार कर रहा है जहां मिसाइल तैनात की जा सके। इसमें एक साइट काफी बड़ी है जबकि दूसरी उससे छोटी। माना जा रहा है कि बड़ी साइट पर कुछ और निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों की जांच विशेषज्ञों ने की है, जिसके बाद यह सामने आया है कि चीन मानसरोवर झील के किनारे बहुत बड़ा मिसाइल केंद्र तैयार कर रहा है। लिपुलेख के पास 100 किलोमीटर की जियो इंट स्कैनिंग से चीन की सेना की हलचल के बारे में पता चला है। यहां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए निर्माण कार्य चल रहा है, जो मानसरोवर झील के किनारे किया जा रहा है। लिपुलेख के पास भारत, चीन और नेपाल के जंक्शन का इलाका तब से विवादों में है जब से भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए यहां तक सड़क बना दी। उसके बाद नेपाल ने इस इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। हालांकि भारत और नेपाल के बीच इसको लेकर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन चीन ने इस इलाके में अपनी सैन्य हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ तो उसने मिसाइल तैनाती का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और दूसरी ओर उसने इस इलाके में सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी है। चीन ने लिपुलेख के पास मिसाइल साइट का निर्माण शुरू करने से पहले यहां सैनिकों की तैनाती करनी शुरू कर दी थी, जिसकी जानकारी चीन की ही मीडिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई और यह पता चला कि चीन लिपुलेख के पास तेजी से सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीन ने पिछले करीब 1 महीने में लिपुलेख के पास करीब 3000 सैनिक बढ़ा दिए हैं। चीन के सैनिक भारतीय सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर पाला नाम के इलाके में है। चीन ने इसी जगह पर एक स्थायी चौकी का भी निर्माण किया है और माना जा रहा है कि चीन यहां अपने और भी सैनिक भेज सकता है। लिपुलेख वो इलाका है जिसे लेकर भारत और नेपाल विवाद सुलझाने की कोशिश में है। इसी बीच चीन का यहां पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचना यह बताता है कि चीन की नीयत ठीक नहीं है और वो भारत नेपाल विवाद का फायदा उठाने की कोशिश में है। चाइना लगातार पूरे इंडिया चाइना बॉर्डर पे अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है और अब वो नेपाल सीमा के बाद के पास जो लिपुलेख है वहाँ पर भी अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है और इस तरीके से वो इसका भी संकेत दे रहा है कि वो नेपाल के माध्यम से भी भारत को घेरने की कोशिश कर सकता है। चीन ने पहले लद्दाख में विवाद किया, जहां मुंह की खाने के बाद वो बुरी तरह बौखलाया भी है और डरा हुआ भी है। बौखलाहट हार की है और अब उसे डर इस बात का सता रहा है कि उसने दशकों में इंच इंच कर जितनी जमीन पर कब्जा किया है कहीं वो छिन न जाए। इसके लिए वो पूरी एलएसी पर लिपुलेख की तरह ही अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन की भारत के साथ 4056 किलोमीटर की सीमा है, जो कई राज्यों से होकर गुजरती है, जिन्हें 3 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है पश्चिमी सेक्टर, जो लद्दाख से लगता है। मध्य में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है और पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगती है। गलवान विवाद के बाद से ही चीन ने भारत से लगने वाली 4000 किलोमीटर सीमा पर सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। कई इलाकों में वो सैनिक तैनात कर रहा है तो कुछ इलाकों में उसने तोपें तैनात करनी शुरू कर दी हैं। एलएसी के कई इलाकों में उसने सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां भी भेजी हैं।
साथ ही अपने मिसाइल अड्डे भी वो LAC पर तैयार कर रहा है और हवाई पट्टियों का निर्माण भी जारी है। ऐसा चीन ने पहले कभी नहीं किया। इस बात से जाहिर है कि चीन को किसी बात का डर सता रहा है। चीन के डर का एक और सबूत उत्तराखंड के ही एक और इलाके से मिला है, जहां चीन गुपचुप तरीके से निगरानी के अत्याधुनिक उपकरण लगा रहा है। जाहिर है इसका मकसद भारत की गतिविधियों पर नजर रखना है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने उत्तराखंड के बाराहोती के पास अपने सर्वेलेंस सिस्टम को अपग्रेड किया है। इसके लिए उसने 2 हाईटेक कैमरे LAC के बेहद करीब लगाए हैं। इस सर्वेलेंस सिस्टम को पिछले ही साल नवंबर में लगाया गया था। इसके अलावा वहां पर बिजली के लिए एक बड़ा सोलर पैनल भी लगाया गया। इसका मकसद भारतीय सेना पर निगरानी करना है। कि चाइनीज के पास एक फेस सेविंग डिवाइस चाहिए, वो यहाँ तक आए हैं। आप उन्होंने क्या किया? उनके जो कोर कमांडर्स हैं, उनकी जो थिएटर कमांडर्स हैं, वो आगे बेसिक में क्या खबर देंगे कि हमने इतना बड़ा एक चाल चला था और उस चाल में हमारे को कुछ नहीं मिला है। चीन ने हाल ही में डोकलाम में भी इसी तरह के सर्वेलेंस सिस्टम लगाए थे, जिसकी पोल पहले ही खुल चुकी है। लेकिन चीन एक तरफ जहां LAC पर सैन्य तैयारियों को अंजाम दे रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन की सरकार भी लगातार LAC पर नजर बनाए हुए है। हैरानी की बात यह है कि गलवान विवाद के बाद से लगातार शी जिनपिंग के मंत्री LAC का गुपचुप दौरा कर रहे हैं, जिसकी वजह और हकीकत और भी हैरान करने वाली है। चीन के इरादे ठीक नहीं हैं, ये बात पूरी दुनिया की समझ में आ चुकी है। बस एक ही उलझन थी कि एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बाढ़ के संकट से घिरा चीन अपने पड़ोसी देशों को जंग के लिए क्यों उकसा रहा। अब इसका जवाब भी मिल गया। कुछ दिन पहले बीजिंग के सेंट्रल पार्टी स्कूल की पूर्व प्रोफेसर काइशिया ने दावा किया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए शी जिनपिंग की सरकार ने जो कदम उठाए, उनसे चीन के लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी थी। चीन में विद्रोह का संकट सिर उठा रहा, उसी को दबाने के लिए चीन की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद को हवा देनी शुरू की। चीन को दूसरे देशों से खतरा है, यह दिखाने के लिए जरूरी था कि सीमा पर तनाव पैदा हो। चीन ने वही किया। लद्दाख में भारतीय सेना के साथ झड़प के बाद चीन अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया। वहां लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि गलवान घाटी में जो चीन के सैनिक मारे गए, उनका क्या हुआ? चीन के कितने सैनिक मरे? इसका जवाब तो चीन की सरकार ने आज तक दिया है। हां, शी जिनपिंग की सरकार ने चीन में बढ़ते असंतोष को दबाए रखने के लिए दुनिया भर के देशों के साथ दुश्मनी जरूर बढ़ाई। जंग का माहौल बना रहे, इसकी कमान अब वहां के विदेश मंत्री वांग यी ने संभाल ली। कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री ने तिब्बत का दौरा किया। 5 साल में पहली बार वो तिब्बत गए थे। माना जा रहा है कि तिब्बत जाकर उन्होंने पूरे LAC यानी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की सेना की रणनीति का जायजा लिया। विदेश मंत्री का काम कूटनीति का होता है। ऐसे में चीन के विदेश मंत्री कूटनीति के बजाय रणनीति का हाल देखने पहुंच गए, तो इसका एक ही मतलब निकाला जा रहा है, वो यह कि चीन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय खतरों से जोड़कर देख रहा, सीधे कहें तो जंग की तैयारी में जुटा। इसीलिए चीन के विदेश मंत्री पहले भारत की सीमा का हाल देखने गए और फिर दक्षिण चीन सागर के किनारे हेनान प्रांत में डेरा डालकर बैठ गए। चीन की सेना फिलहाल इन्हीं 2 मोर्चों पर अपने सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रही। वैसे एक बात और बताएं, चीन के विदेश मंत्री वांग यी उन्हीं चाओ एन लाई के दामाद हैं जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच 1962 में भारत के साथ जंग छेड़ दी थी। चार 4000 किलोमीटर में फैला चीन का डर। LAC पर चीन ने झोंकी ताकत। चीन के मंत्री लगातार कर रहे हैं
एलएसी का दौरा। डोकलाम में भी चीन ने तेज की हलचल। गलवान में मुंह की खाने के बाद चीन भारत की ताकत से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एलएसी पर चीन एक तरफ तो अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर वो हथियारों का जखीरा भी जमा कर रहा है। चीन की इन तैयारियों से साफ है कि उसे लगातार ये डर सता रहा है कि कहीं हिंदुस्तान उसकी करतूतों पर पलटवार न कर दे। चीन एलएसी पर खुद को सुरक्षित करने के लिए सैनिक और हथियार तो जमा कर ही रहा है, साथ ही उसने जगह जगह निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने डोकलाम में भी हलचल तेज कर दी है और माना यह जा रहा है कि लद्दाख के बाद चीन डोकलाम में भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की साजिश रच रहा है, ताकि भारत को एक साथ कई सारे मोर्चों पर उलझाया जा सके और भारत चीन के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई ना कर सके। 2017 में डोकलाम में भारत के हाथों करारी हार के बाद चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। चीन डोकलाम में कुछ जगहों पर निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहा था, जिसे भारत ने नहीं होने दिया। लेकिन अब चीन एक बार फिर डोकलाम में कुछ जगहों पर निर्माण कार्य शुरू कर रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने उत्तर डोकलाम में निर्माण कार्य शुरू किया है। उसने तोरसा नाले के पास एक दीवार का निर्माण कार्य किया है। इसी नाले के पास निर्माण को लेकर 2017 में चीन और भारत के बीच विवाद हुआ था। इसके अलावा चीन डोकलाम में सिंचला दर्रे के पास एक इमारत भी बना रहा है और उसने पहाड़ों पर बिजली के खंभे भी लगा दिए हैं। इसके साथ ही चीन ने डोकलाम में 2 खास सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिए हैं और सिंचला दर्रे के पास हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगाए हैं। चीन की इन सभी कोशिशों का एक ही मकसद है, भारत की फौज पर नजर रखना। चीन एक तरफ तो उत्तराखंड में सर्वेलेंस के उपकरण और हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगा रहा है, तो दूसरी ओर डोकलाम में भी वो ऐसा ही कर रहा है। लेकिन चीन ये हरकत सिर्फ इन 2 जगहों पर ही नहीं कर रहा, बल्कि खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन ने पूरी एलएसी पर ही जबरदस्त निगरानी शुरू कर दी। इसके लिए सैनिकों की संख्या तो बढ़ाई ही गई है, साथ ही आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। चीन की यह हरकत शी जिनपिंग के डर पर ही मुहर लगाती है। चाइना ने अब अपने सर्विलांस सिस्टम को बढ़ा दिया है ताकि भारतीय ट्रूप्स के ऊपर, भारत के जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। चाइना इस समय दबाव में है, चाइना इस समय खौफ में है और भारत जो चाइना के साथ जो भी वो इस समय वार्ता कर रहा है, वो भारत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है। चीन एक तरफ एलएसी पर पहरा कड़ा कर रहा है, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार अपने मंत्रियों और अफसरों को गुपचुप तरीके से एलएसी पर भेजकर ग्राउंड रिपोर्ट मंगा रहे हैं। तिब्बत से मिल रही खबरों के मुताबिक पिछले करीब 2 महीने में चीन के 4 बड़े मंत्री या अफसर तिब्बत और एलएसी का दौरा कर चुके हैं। इनमें सबसे अहम दौरा है चीन के विदेश मंत्री वांग यी का, जो 14 अगस्त को तिब्बत के दौरे पर पहुंचे थे। वांग यी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वांग यी ही भारत चीन विवाद को लेकर चीन की ओर से बात कर रहे हैं। एलएसी के पास चीन के किसी मंत्री का यह पहला दौरा था। वांग यी अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास तक आए और उन्होंने तिब्बत के कई गांवों का भी दौरा किया। चीन के विदेश मंत्री के तिब्बत दौरे को लेकर चीन का यह कहना है कि यह दौरा गांव के विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया है, लेकिन असल में चीन ने तिब्बत की कभी ऐसी फिक्र नहीं की और इसीलिए माना यह जा रहा है कि चीन को डर सता रहा है कि कहीं तिब्बत भी उसके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि तिब्बत में बहुत लंबे वक्त से आज़ादी की मांग हो रही है और चीन उसे अपने ताकत के दम पर दबा रहा है। अब भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन को डर सता रहा है कि कहीं तिब्बत में आज़ादी की मांग तेज ना हो जाए और अंदरूनी हालात उसके हाथ से ना निकल जाएं। चीन जिस तरह से एलएसी और तिब्बत को लेकर परेशान है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि उसे अब उन जमीनों को गंवाने का डर सताने लगा है जिन पर उसने दशकों से अवैध कब्जा जमा रखा था। इसीलिए भूमाफिया चीन अब अपनी जमीन गंवाने के डर से ही कांप रहा है। वो एक तरफ
एलएसी की निगरानी बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर जिस तिब्बत पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वहां उसके विदेश मंत्री दौरा कर रहे हैं। इन सब के पीछे एक और बड़ी वजह है, एलएसी पर भारत अमेरिका युद्धाभ्यास कर सकते हैं। अमेरिका की एक मैगजीन के मुताबिक अमेरिका एलएसी पर B-2 बॉम्बर भेज सकता है। B-2 बॉम्बर बेहद खतरनाक लड़ाकू विमान है जो एक साथ एक बार में 16 परमाणु बम ले जा सकता है। इसके साथ ही ये विमान परंपरागत हथियार भी ले जा सकता है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल इराक, लीबिया और अफगानिस्तान में किया था। भले ही अमेरिका के B-2 बॉम्बर 30 साल पुराने हैं, लेकिन इनके सेंसर और प्रोसेसर्स को लगातार अपडेट किया गया है। इनका सीधा मुकाबला चीन की S-400 मिसाइल सिस्टम से है, जिसे चीन ने रूस से लिया है। इन S-400 मिसाइल सिस्टम के दम पर चीन ने दावा किया था कि दुनिया का कोई भी स्टिल्थ एयरक्राफ्ट इसकी जद से नहीं बच सकता। इसी को परखने के लिए अमेरिकी वायुसेना इन बॉम्बर्स को चीन सीमा के करीब फ्लाइंग मिशन पर भेजना चाहती, क्योंकि B-2 बॉम्बर को बेहद ही सटीक स्टिल्थ एयरक्राफ्ट माना जाता है जो किसी रडार की पकड़ में नहीं आता। हालांकि इसे लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने ही चीन के होश उड़ा दिए। अमेरिका ने चीन को दक्षिण चीन सागर में भी शिकंजे में ले लिया है। ताइवान के मुद्दे पर भी अमेरिका ने चीन पर फंदा कस दिया है। चीन ने तीसरा मोर्चा भारत के खिलाफ खोल रखा है और अमेरिका अब इस मोर्चे पर भी चीन की घेराबंदी की तैयारी कर रहा है। चीन भी अमेरिका के रुख को समझते हुए एलएसी पर खुद को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है।